इसको लेकर के डूटा जो पिछला धरना हुआ था उसमें भी ये मुद्दा रखा गया था, और क्या भविष्य में इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रणनीति? डूटा ने इस पे शुरू दिन से संज्ञान लिया है। डूटा ने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर धरना किया, पिछली शायद 20 तारीख को हुआ था, तारीख याद है मुझे, यहाँ पर भी इस मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ रखा और वहाँ लोगों ने जो भी वक्ता थे बोला भी, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी काफ़ी लोगों ने बोला। अभी 8 तारीख को पार्लियामेंट में धरना है, फिर 9 तारीख को यूजीसी पे धरना। वहाँ भी ये मुद्दा कि यूजीसी के अंदर जो स्क्रीनिंग क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को मानना चाहिए। यूजीसी के नियमों की धज्जियाँ इस प्रकार से नहीं उड़ानी चाहिए। पर सर क्या 8 तारीख तक यूजीसी बचेगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत आज से हुई है और HECI के खिलाफ धरना करेंगे सुनने को आ रहा नहीं। अभी पार्लियामेंट में जो लिखा 8 तारीख को, उसके अंदर प्रमुख मुद्दा है HECI का जब ड्राफ्ट आया था और सजेशन मांगे गए थे, तब डूटा ने उस ड्राफ्ट पे अपने सजेशन भी दिए थे और उसको आउटराइटली ऐसे करके रिजेक्ट करने की भी बात की थी, या इस प्रकार के संशोधन जो सकारात्मक हो सके। देखिए, आप संस्थाएं बनाइए, आप नियम बनाइए, हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को आप 100% फंड करते रहे। मेरा नाम सुनील है, आप अनिल रख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेरी जो कार्यशैली है, मुझे जो दायित्व दिया गया वो मेरा बदलना नहीं चाहिए। हायर एजुकेशन का जिम्मा, जैसा कि NEP के अंदर भी जो मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% करने का और GDP के टोटल का 6% हायर एजुकेशन के ऊपर लगाने का, उस प्रोमिस को सरकार को नहीं भूलना चाहिए। NEP को लेकर सवाल विभिन्न उठते रहते हैं, वो एक अलग विषय, उसको अलग से बात करेंगे। तो UGC रहे, हायर एजुकेशन का कोई और दूसरी मतलब संस्था बन जाए, उसका X नाम रखिए, उसका Y नाम रखिए, मेरे को उससे जो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके जो दायित्व, उसके जो काम है, उसकी जो फंडिंग है, वो निरंतर जारी रहनी चाहिए, मेरा इतना मानना है। नहीं रहेगा तो हम UGC का भी विरोध करते थे, नहीं रहेगा तो हम आगे इसका विरोध करेंगे। सर, जितना मैंने पढ़ा कि कॉलेज कैडर अपॉइंटमेंट में यूजीसी ने पिछले अमेंडमेंट में जो भी 2018 की गाइडलाइन दी थी, उसमें किसी तरीके का कोई API या बैरिकेटिंग 30-10 या 10-20 या 40-20 का कोई ऐसा निर्देश नहीं, ओनली PG नेट और PhD होल्डर की बात थी। लगाया था, लेकिन देखिए मैं आप लोगों को फिर लेकिन इन्होंने तो जबरदस्ती कर दिया। इन्होंने आप लोगों को भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स का जब रेफरेंस देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए। आप लोग जब टेबल 3A के अंदर जाएंगे और टेबल 3B के अंदर जाएंगे, जहाँ पे ये API स्कोर की पूरी टेबल बनाई है 2018 की रेगुलेशन के अंदर, उसमें किस प्रकार से प्रमोशन का कैलकुलेशन करना है और किस प्रकार से ये आपको अपॉइंटमेंट के अंदर कैलकुलेशन करना है। देखिए, खाली मास्टर डिग्री और नेट और PhD से अपॉइंटमेंट करनी होती तो मुझे बताइए टेबल 3A का क्या वैल्यू था। जैसे मैंने पहले कहा, UGC ने भी कहा कि एक तो ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी और विश्वविद्यालय एक बार तय कर ले और उस हिसाब से अपॉइंटमेंट करती जाए। जब 50 किया था, हमने तो नहीं कहा था ना जी, टू बी वेरी फ्रैंक। NDTF ने उस टाइम पे भी कहा था कि जैसे दिनेश सिंह ने 60 का कर रखा था, आप 60 कर लीजिए। लेकिन 60 करने के बाद भी आप जो है ना, अब मैं सच्चाई कह देता हूँ, 60 करने के बाद जैसे पहले बुलाए जाते थे उनको बुलाइए। 50 करने के लिए हमने नहीं कहा था, ये DU एडमिनिस्ट्रेशन ने किया 50, तब किया तो किया, हम तो नहीं मना कर रहे, किया तो किया, आपने कर लिया, हमने चैलेंज भी नहीं किया। हमारे तो और है, ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति, आदिवासी क्षेत्र का व्यक्ति, जो दबे कुचले समाज का व्यक्ति है, जिसकी पहली पीढ़ी हायर एजुकेशन में आ रही है, उन लोगों को जितना अधिक लाभ मिल जाए पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में, उतना ही ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। तो हम तो आज भी कह रहे हैं, एक बार फिर मापदंड तय कर लीजिए, लेकिन जो मापदंड आप तय करेंगे उसके ऊपर
कॉलेजेस के अंदर आप बुलाइए, आप विभागों में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन कॉलेजेस एक बड़े कॉलेज बड़े स्पेक्ट्रम को देखता है, उसके अंदर कम से कम लोकतंत्र के अंदर लोगों को इतनी तो आप इजाजत दीजिए कि वो अपने साक्षात्कार के बोर्ड तक तो पहुंच सके। सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे वो उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। सर 12 तारीख को ईसी की एक्सटेंडेड बॉडी मीटिंग होने वाली है। हम आपसे उम्मीद करते हैं और हमने प्रशासन को भी कहा था कि 9000 लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग प्रभावित हो रहे हैं, अपने ही घर में परायेपन का बोध। तो 9 तारीख के लिए जो आप आए समर्थन करने के लिए धन्यवाद। हमारे जो साथी हैं, हाँ, जो नहीं आए या जिनको बरगलाया जा रहा है या जिनके अंदर भय है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 12 तारीख को आपकी क्या रणनीति है? मैंने दिया, एक तो एक्सटेंडेड मीटिंग नहीं होती है, अच्छा, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है। जी जी, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग 12 तारीख को है। पहले की मीटिंगों की भांति इस बार भी 0 आवर्स में हमने इस मुद्दे पे बात करनी है। खासकर ये गेस्ट अपॉइंटमेंट को लेकर जो एक ईमेल भेज दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कभी ऐसा ट्रेंड नहीं हुआ। एक से एक तानाशाह प्रवृत्ति का वाइस चांसलर यहाँ पर आया, लेकिन वो कोई नियम कायदे कानून बनाकर कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से लोगों को संप्रेषित कर देते भाई ये नियम बनाया, हमने ये किया है। ईमेल भेज देते, आप नियम बदल दे, सर्विस कंडीशन बदल देते हो आप। ये चलने वाला नहीं है। 0 आवर्स के अंदर इस सारे मुद्दों को लिया जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से पिछली मीटिंग के अंदर हमने फुल पास सर्विस काउंट का मुद्दा एक लंबे समय तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 0 आवर्स में ही लिया और वाइस चांसलर साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी संजीदगी के साथ उसको एजेंडा आइटम बनाकर उसके ऊपर डिस्कशन किया और यूजीसी को लेटर लिखा। इस मुद्दे पर भी हम 0 आवर्स में जब बोलेंगे तो ये हम उम्मीद करते ही हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से या वो जिस भी व्यक्ति के या प्रोफेसर के या अपने अधिकारी के चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी इस बात को समझने के लिए पुनर्निरीक्षण करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी पुनर्निरीक्षण करता है जी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रशासन क्या है, एक बार समाज हित में, दलितों के हित में, ग्रामीण वासियों के हित में, आदिवासियों के हित में, महिलाओं के हित में, ईडब्ल्यूएस के लोगों के हित में, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग पहली कैटेगरी के यहाँ पर आ रहे हैं, पहले जनरेशन के लोग आ रहे हैं, क्या उनके हित में एक ये छोटा सा निर्णय पुनर्निरीक्षण का करने से पुनर्निरीक्षण करेंगे, निश्चित रूप से एक विवेकशील निर्णय निकलेगा। इस बात को हम वहाँ पर रखेंगे पुरजोर तरीके से। ये हम बात कर रहे थे सुनील शर्मा जी से, इसी के सदस्य हैं, और इन्होंने कहा है कि आने वाली जो मीटिंग है दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, उसमें ये मुद्दा उठाएंगे। और धरने के 13 दिन हो चुके हैं और साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आगे कितने दिन तक बैठे रहेंगे, ये दिल्ली प्रशासन के पूरे फैसले पर निर्भर करता है कि वो अपने पढ़ाए विद्यार्थियों को, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के वो शिक्षक हैं जो एनईपी का भार अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, उनको साक्षात्कार में बैठने का मौका देती है या नहीं देती है, या सिर्फ और सिर्फ इनको पढ़ लिख कर अपने गांव लौट जाने की प्रेरणा देती है और वहां से आने वाले को वहीं रुक जाने की और राह पकड़ा देती है, या फिर पढ़ने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी ओर प्रेरित करेगा। ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल हम यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत लंबा करवा दिया।